बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। कल आपको मैंने विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बारे में बताया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले प्रश्न आता है कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्लियर हो गया? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब देखिए, इसमें आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपने बीजाणु को देखा, आपने एक ओव्यूल का स्टडी किया, आपने देखा कि बीजांड में जो बीजांडकाय होता है, ठीक हो गया, न्यूसेलस होता है, उस बीजांडकाय में मोस्टली पार्ट होता है आपका पैरेन्काइमा सेल का। ठीक हो गया? उस पैरेन्काइमा सेल में एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। क्योंकि इस सेल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य स्पष्ट होते हैं और यह हाइपोडर्मल सेल जब बाद में इसका डेवलपमेंट होता है तो आर्कीस्पोरियल सेल में बदल जाती है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं प्रपस कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रपस कोशिकाएं। अब देखिए, ये पहला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आर्कीस्पोरियल सेल बनी है, प्रपस कोशिका बन गई है। ये कैसे बनी? जब बीजांडकाय के न्यूसेलस में जो उसका पैरेन्काइमा सेल होता है उसमें एक सेल आकार में बढ़ जाती है और उस सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्पष्ट होता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, प्रपस कोशिका। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस प्रपस कोशिका में जो है एक प्रकार का परिधीय विभाजन होता है, एक काइंड ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक हो गया? जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। ये एक बनती है प्राइमरी पैरेटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और एक बनती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये कैसे बनी? जब प्रपस कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? पेरिक्लाइनल। ये पेरिक्लाइनल यानी कि एक प्रकार का परिधीय विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार की सेल्स बनती है। एक आपकी बनती है प्राइमरी पैरेटल सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी, और एक बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल, इसको बोलते हैं पीएससी। क्लियर हो गया? अब देखिए, इससे पहले आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा, वही कंडीशन है, बोथ आर सिमिलर। ठीक है? अब लघु बीजाणु जनन में क्या था? आपने एक परागकोश का परागकोश का अध्ययन किया, उसमें हाइपोडर्मल सेल बनी, उसमें भी क्या हुआ? परिधीय विभाजन हुआ, जिससे एक पीपीसी बनी और एक क्या बनी? आपकी पीएससी बनी। और पीपीसी में क्या होता है? विभाजन होता है, उससे क्या बनती है? परागकोश की परत बनती है। और पीएससी से क्या बनता है? लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। ठीक है? जो चार कोशिकाओं का एक समूह होता है और वो चारों परागकण अलग हो जाते हैं, परागकण बनता है, और जब परागकण का डेवलपमेंट होता है तो मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये आपने पढ़ा लघु बीजाणु जनन में। तो सेम कंडीशन आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस में है, यानी कि जो कंडीशन आपकी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में थी वही कंडीशन मेगा स्पोरोजेनेसिस में है। क्योंकि यहां पर भी क्या बनी? आपकी प्रपस कोशिका बनी। इसमें क्या हुआ? पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिससे दो सेल्स बनी। आप देख सकते हैं, एक बनी आपकी पीपीसी, एक बनी आपकी पीएससी। ठीक हो गया? अब आगे देखिए इस चित्र में। अब जो एक प्राइमरी पैरेटल सेल है, इसको मैंने लिखा है शॉर्ट में पीपीसी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल। इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है आप देख रहे हैं, इसमें एक साधारण और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। चार, 1 2 3 4। ये कैसे बनी? जब
प्राथमिक बीजाणु कोशिका में एक सिंपल और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप मेगास्पोर मदर सेल गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं। और ऊपर जो सेल है पीपीसी, प्राथमिक भित्ति कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो ये मेगास्पोर मदर सेल बने हैं, गुर बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी हैं, इसमें 4 कोशिकाएं बनी है, 1 2 3 4। ये 4 कोशिकाएं कैसे बनी, इसमें क्या हुआ, एक सिंपल डिवीजन होता है और फिर म्योसिस होता है। अब देखो जो 4 कोशिकाएं आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएं एक चतुष्कोण बनती है। इसको बोलते हैं लाइनर टेट्राड, रेखिक चतुष्क ऑफ मेगास्पोर। यानी कि यहां पर जो मेगास्पोर बना यह एक चतुष्कोण बना है, इसमें 4 सेल्स बनी, 1 2 3 4। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए जो ये 4 कोशिकाओं का एक समूह बन गया, लाइनर टेट्राड बना। इन 4 कोशिकाओं में से लास्ट चित्र है, इसमें जो 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की, 1 2 3 आप देख सकते हैं, 1 2 3, ये 3 चतुष्क जो है डीजेनेटिक मेगास्पोर यानी कि अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जो एक मेगास्पोर आपका बचता है अंत में, यह होता है क्रियाशील गुर बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक हो गया। कहने का मतलब मेरा क्या है, जो लाइनर टेट्राड बना जिसमें 4 क्या बने आपके, मेगास्पोर बने। इन 4 में से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डीजेनेटिव। इसका मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। और केवल एक ही मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, क्रियाशील गुर बीजाणु होता है। ठीक हो गया। अब देखो यही क्रियाशील गुर बीजाणु जब बाद में इसमें ग्रोथ होती है, इसमें डेवलपमेंट होता है, तो यह क्रियाशील गुर बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। और बाकी जो 3 आप ये डीजेनेटिक मेगास्पोर देख रहे हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। अर्थात इस प्रकार के डीजेनेटिक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर क्या करते हैं, पोषण देने में सहायक होती है। ठीक हो गया। और जब इस फंक्शनल मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, इसमें ग्रोथ होती है, तो इससे क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। क्लियर हो गया होगा। तो आपने आज मेगास्पोर को पढ़ा। ये माइक्रो और मेगा में ज्यादा अंतर नहीं है। लघु बीजाणु जनन और गुर बीजाणु जनन लगभग एक ही जैसी प्रोसेस है। उसमें 4 क्या बने आपके, चतुष्क बने। इसमें 4 क्या बने आपके, मेगास्पोर बने। 3 क्या हो गए, डीजेनेटिव। केवल एक ही क्या करेगा, इसमें क्रियाशील गुर बीजाणु होगा। और यही क्रियाशील गुर बीजाणु बाद में क्या करता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। तो आपने इन चित्रों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया होगा। और कल आपकी जो वीडियो बनेगी उसमें अब आपका आएगा फंक्शनल मेगास्पोर की जो अगली प्रोसेस होगी उसको आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।